हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग। उससे पहले हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आई होप कि आपने उसके PYQ ट्राई भी किए होंगे। तो हमारा इंडस्ट्रियल रिलेशन अभी फटाफट जल्दी तैयार होने वाला है, ठीक है। तो ये नया चैप्टर है कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्या होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग? हम डेली वर्ड ये डेली अपनी लाइफ पे यूज़ करते हैं बार्गेनिंग। क्या होता है? जैसे शॉपकीपर बोलता है किसी चीज़ की प्राइस 100, तो हमारी मम्मियाँ या फिर हम क्या बोलते हैं 50 देंगे, ठीक है। फिर दोनों नेगोशिएट करते हैं और इन दी एंड एक कंक्लूजन पे आते हैं कि ठीक है 70 पे डन करो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं बार्गेनिंग, ठीक है। तो अब पर लेकिन ये कलेक्टिव क्या होता है? कलेक्टिव का मतलब होता है जब एक बंदा नहीं बल्कि सारे की सारे कलेक्टिव ग्रुप मिलके किसी के अगेंस्ट बार्गेन करे, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो कौन करेगा? अब हम ऑर्गेनाइजेशन पे देखते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ का ग्रुप अगेंस्ट द एम्प्लॉयर, इनकी और इनका ग्रुप को क्या बोलेंगे? इनके ग्रुप को बोलेंगे ट्रेड यूनियन। तो ट्रेड यूनियन जो इनकी रिप्रेजेंटेशन है वो एम्प्लॉयर के साथ क्या करती है? बार्गेन करती है। किस चीज़ के लिए बार्गेन करेगी? अरे किसी भी चीज़ के लिए कर सकती है। वेजेस के लिए कर सकती है, वेजेस इंक्रीज़ करने हैं, या फिर सैनिटेशन के लिए, कोई फैसिलिटीज़ के लिए, या फिर प्रॉफिट में शेयर के लिए, बोनस जो होता है वो हमें चाहिए, या ट्रेनिंग के लिए कि ट्रेनिंग कराओ हमारे प्रमोशन के लिए, ठीक है, प्रमोशन लेके आओ, या बाहर से रिक्रूटमेंट थोड़ी कम करो, हमसे ही फुलफ़िल करो जो भी सीट्स हैं। तो जब कलेक्टिवली बार्गेन करते हैं एम्प्लॉयज़ अगेंस्ट एम्प्लॉयर, तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्यों करता है? कलेक्टिवली क्यों करना है? इंडिविजुअल कर लो ना जाके, नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अकेले जाते हैं किसी शॉप पे, फॉर एग्जांपल अगर हम एक कपड़े ख़रीदने गए, तो बार्गेन करते टाइम हमारी इंडिविजुअल कुछ कैपेसिटी होगी कि यार वो बोलेगा 1000 में एक टॉपर आ रहा है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, यार भैया 600 में दे, तो बोलेगा नहीं 900 में लास्ट लगा सकता हूँ, उससे नीचे नहीं। लेकिन जब हमारा पूरा ग्रुप जाएगा, इतने सारे लोग जाएंगे, बोलेंगे हम तो 600 में ही देंगे, देखना है तो दे दो, ठीक है। तो फिर वो भी शॉपकीपर क्या सोचेगा, चलो ठीक है 600 में दे दो। क्यों? क्योंकि कलेक्टिवली पावर कितनी ज़्यादा है। अब ये डायग्राम भी बता रहा है कि जब इतने कम लोग हैं, इंडिविजुअल बार्गेन करोगे तो दूसरा पर्सन आपको इजीली हरास कर पाएगा या फिर आपका एडवांटेज उठा पाएगा। लेकिन जब आप कलेक्टिवली बार्गेन करते हो तो आप किस पे? पावरफुल पोजीशन पे आ जाते हो, ठीक है। हो गया है क्लियर? तो हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग का एसेंस पता चल गया कि ये है क्या, ठीक है। होती क्यों है ये भी हमने देख लिया कि कलेक्टिवली पावर ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, ये एक वॉलेंट्री प्रोसेस है। क्या है? वॉलेंट्री प्रोसेस, यानी ये फोर्सफुल प्रोसेस नहीं है या कंपलसरी प्रोसेस नहीं है कि करना ही है बार्गेनिंग। और दूसरी चीज़, ये पावर बैलेंस पे डिपेंड करती है। पावर बैलेंस मतलब कि ये डिपेंड करता है बार्गेन किसके फेवर में होगा, कि किसके पास कितनी पावर है। अगर इस शॉपकीपर के पास बहुत सारे वो हैं, ये बायर्स हैं, तो शॉपकीपर क्या बोलेगा, नहीं मैं आपको 5% डिस्काउंट दे सकता हूँ, सिंपल 95 में आपको ये सामान बेच सकता हूँ, उससे कम नहीं। आपको लेना है तो ठीक है, वरना दूसरी दुकान पे देख लो। तो इसका मतलब इसके पास पावर हो गई, तो बार्गेनिंग इसके फेवर में हो गई। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर ये आंटी बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, ख़तरनाक ही बार्गेनिंग प्रो प्लेयर है, तो ये क्या बोलेगी, मैं तो 60 ही दूंगी, देना है तो दो वरना रहने दो, कहीं और से ले लूँगी मैं, ठीक है। या फिर इनका आंटी का पूरा ग्रुप गया कि नहीं दो हमको तो 60 में ही चाहिए सबको, तो फिर बार्गेन किसके फेवर में हो गई? बायर के फेवर में हो गई। तो इसका मतलब बार्गेनिंग क्या एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत डायनामिक है, फ्लेक्सिबल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और फ्लेक्सिबल क्यों है? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन दी पावर पोजेस्ड बाय अ पार्टी। तो ये हमने कंसेप्ट समझ लिया। अब मीनिंग की तरफ बात करते हैं। मीनिंग हमें पता ही है क्या है, ये नेगोशिएशन प्रोसेस है किसके बीच में? एम्प्लॉयर्स एंड अ ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़। ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप एम्प्लॉयज़ का ही हो, एम्प्लॉयर्स का ग्रुप भी हो सकता है। कैसे हो सकता है यार? एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर
एक ही तो एम्प्लॉयर होगा और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे, तो एम्प्लॉयर का ग्रुप कहाँ से आ जाएगा? अरे यार, कलेक्टिव बार्गेनिंग सिर्फ इंडस्ट्री लेवल पे थोड़ी होती है, सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन पे लेवल पे थोड़ी होती है, वो इंडस्ट्री लेवल पे भी हो सकती है कि बहुत सारे जो फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक ग्रुप के जितने भी ब्रांड्स हैं उनके एम्प्लॉयर्स एक साथ इकट्ठे हो गए, उनकी सारी एम्प्लॉयज़ एक साथ इकट्ठे हो गए। नेशनल लेवल पे भी हो सकती है और इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकती है। इसका मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? एक परवेसिव प्रोसेस भी है। ठीक है, तो हम ये धीरे धीरे कंसेप्ट के साथ साथ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बिल्ड करते जा रहे हैं। जैसे कि ये वॉलंटरी प्रोसेस है, ये पावर बैलेंस पे डिपेंड करता है, मतलब फ्लेक्सिबल है, डायनामिक है। तीसरा, ये परवेसिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसी से ही फीचर्स बनते हैं। फीचर्स को अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं होती, कंसेप्ट ही फीचर बनाता है। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ एम्ड एट अग्रीमेंट टू रेगुलेट द वर्किंग कंडीशंस। ठीक है, what are the agreements about? It about wages, working hours, training, health and safety and grievance mechanism, etc. अब डेफिनेशन की बात करते हैं। डेफिनेशन आपको हर जगह लिखनी है क्योंकि आपको आपके आंसर को और ब्यूटिफाई करता है। ठीक है, तो एडविन फ्लिपो ने क्या कहा था कि इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द also of business organization when they attempt to negotiate a contract or agreement which specifies the nature of employer and employee relation। कैसा रिलेशन होगा ये उनके बार्गेनिंग अग्रीमेंट पे डिपेंड करेगा। ILO दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है कि वॉलेंट्री नेगोशिएशन है, वॉलेंट्री नेगोशिएशन है जो कि एम्प्लॉयर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वर्कर ऑर्गेनाइजेशन के बीच में होती है। क्यों? वही टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करती है कि दोनों के बीच में रिलेशन कैसा रहेगा। पावर बैलेंस का हमने समझ लिया कि डिपेंड्स अपॉन या वेरीज अपॉन द पावर बैलेंसेस या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ईच पार्टी पे डिपेंड करेगा। एंड द पावर बैलेंस चेंजेस एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर सपोज उन भैया के पास बिल्कुल ट्रेंडी टॉप्स है या ट्रेंडिंग क्लोथ्स हैं तो उनके पास पावर बैलेंस ज़्यादा, उनके पास पावर ज़्यादा आ जाएगी तो वो बार्गेन अपने फेवर में लेके आ सकते हैं। लेकिन अगर उनके पास ओल्ड फैशन है जो कि कोई ज़्यादा ख़रीदना नहीं चाहता है, क्वालिटी ढंग की नहीं है या फिर ट्रेंड के साथ नहीं चल रहे, तो फिर उनसे कोई इतना ख़रीदेगा भी नहीं और उनकी बार्गेनिंग पावर भी कम हो जाएगी। तो द पावर बैलेंस चेंजेस एज पर द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अब फीचर्स की बात करते हैं। हमें फीचर्स ऑलरेडी याद है। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, कलेक्टिव बार्गेनिंग नाम से ही पता चल रहा है। इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, इट इज़ डायनेमिक फ्लेक्सिबल, इट इज़ वॉलेंटरी प्रोसेस, इट इज़ परवेसिव प्रोसेस। ठीक है, अब ये रफ एंड टफ एक्सरसाइज होती है। क्यों? हमें पता ही है कितना माथा पच्ची वाला काम होता है बार्गेन कराना। अरे नहीं भैया 100 रुपये कम कर दो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कि सैलरी नहीं 15% से बढ़ाओ, नहीं 10% से बढ़ाओ, फिर वो बोलेगा नहीं हमें तो 20% चाहिए। ठीक है, प्लस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं दोनों को, तभी कलेक्टिव बार्गेनिंग आती है। ये लीगल फ्रेमवर्क भी है। इसका मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कलेक्टिव बार्गेनिंग को रिकॉग्नाइज करता है। और इट इज़ अ बाईपार्टाइट प्रोसेस। बाईपार्टाइट का मतलब दो पार्टीज, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। हमेशा बार्गेनिंग दो पार्टीज में होती है। कौन कौन सी? एम्प्लॉयज़ के बीच में और एम्प्लॉयर के बीच में। इट फोकसेस ऑन नेगोशिएशन एंड कॉम्प्रोमाइज। ये सिंपल है। वाई इट इज़ परवेसिव? बिकॉज कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑपरेटेड एंटरप्राइज लेवल, इंडस्ट्री लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल। प्रोसेस क्या क्या होगा? सिंपल प्रोसेस होगा, बहुत इजी है। जनरल प्रोसेस लिखा हुआ है और ये हमने इसलिए पढ़ा है क्योंकि यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले बार्गेनिंग के लिए क्या होगा? पहले आप नेगोशिएशन के लिए प्रिपेयर करोगे, फिर आप अपने आर्ग्यूमेंट्स दोगे। यहाँ से आर्ग्यूमेंट आएगा और काउंटर आर्ग्यूमेंट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों एक सेटल होंगे, उसको बोलेंगे नेगोशिएशन। जब सेटल होंगे तो फिर एक अग्रीमेंट आएगा और फिर प्रोसेस क्या रह जाएगा? इसको इम्प्लीमेंट करवाना ढंग से। यही सिंपल जो बहुत जनरल है, यही हमको याद करना है। इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द नेगोशिएशन, प्रपोजिंग की डिमांड्स या आर्ग्यूमेंट्स एंड काउंटर आर्ग्यूमेंट्स, फिर नेगोशिएट करना, फिर अग्रीमेंट बनाना और उसको इम्प्लीमेंट कराना। अब एडवांटेज क्या होंगे? भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग में
दो चीज़ें, एक तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के प्लस हमें कलेक्टिविटी के भी एडवांटेजेस हम इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कलेक्टिव बार्गेनिंग का? सबसे बड़ा एडवांटेज है कि भाई एक तो प्रिवेंटिव है और एक सेटलमेंट मेजर, दोनों है। कैसे? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सेकंड में भी पढ़ा था, इनफैक्ट थर्ड चैप्टर में भी पढ़ा था कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में। जैसे कि कभी किसी डिस्प्यूट हो रहा है, होने वाला है, मेरे मन में आया कि यार मुझे तो सैलरी कम मिल रही है, तो मैं ऐसे थोड़ी कि नेक्स्ट डे से स्ट्राइक पे चल जाऊंगी। मैं बात करूंगी पहले कि नहीं, मुझे मेरी सैलरी 50% इंक्रीज़ करो, 150 करो। फिर वो बोलेंगे नहीं, हम आपको 125% देंगे। फिर धीरे धीरे अग्रीमेंट होगा। इसका मतलब क्या ये क्या कलेक्टिव बार्गेनिंग ने एक डिस्प्यूट या फिर एक स्ट्राइक, इंडस्ट्रियल एक्शन होने से प्रिवेंट किया? हाँ, हुआ। अगर दोनों के बीच में डिस्प्यूट भी है तो ये एक सेटलमेंट मेजर्स के तरीके से भी काम आ सकता है। अगर ये वही चीज़ हो गई जैसे कि दोनों के डिस्प्यूट हो गया, स्ट्राइक पे चले गए दोनों के दोनों, फिर क्या होगा कि पहला मेजर क्या होता है कि दोनों मिलके आपस में बात करो। ठीक है, स्ट्राइक पे चले गए, 3 दिन हो गए, अब वो बोल रहे कि चलो ठीक है आओ मिलके बात करते हैं, तुमने 150 मांगा था, हम 140 देने को तैयार है और डन करो अग्रीमेंट। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ प्रिवेंटिव एंड सेटलमेंट मेजर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक थर्ड पार्टी इंटरवेंशन को क्या कर रहे हैं? प्रिवेंट कर रहे हैं। जब भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है ना, तब डिस्प्यूट और बढ़ जाता है। और थर्ड पार्टी मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होएगा। इसका मतलब जो आपका मैटर है वो पॉलिटिसाइज्ड हो जाता है। फिर वो मैटर एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर में नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टी के वेलफेयर में चला जाता है। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? एक तो ये है कि इट मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस एंड प्रिवेंट इंडस्ट्रियल एक्शन, और दूसरी चीज़ क्या है कि इट अवॉइड थर्ड पार्टी इंटरवेंशन। ये याद रहेंगे दोनों एडवांटेज। फिर है रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट, इट स्ट्रेंथेन्स देयर रिलेशनशिप, फेयर वेजेस इंश्योर करता है, लीगल प्लेटफॉर्म और फिर लीगल कंप्लायंस इंश्योर कर देता है, वर्क प्लेस डेमोक्रेसी लाता है, बेटर वर्किंग कंडीशंस, राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, इसको सेकेंड पॉइंट पे लिखना हमेशा। तो इट अवॉइड्स थर्ड पार्टी इंटरवेंशन टू इंक्रीज द वर्कर पार्टिसिपेशन, द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयर ब्रांड भी इंक्रीज करता है। तो ये हम बहुत बेसिक से पॉइंट थे, यही हमको हर जगह लिखना है। ठीक है, आप और भी ऐड कर सकते हो जो कि हमने फोर्थ चैप्टर में भी पढ़ा था, वर्कर पार्टिसिपेशन द मैनेजमेंट, जैसे कि रेजिस्टेंस ऑफ चेंज कम हो जाता है, वैसे आप पॉइंट इसमें भी ऐड कर सकते हो। फिर हम कंसेप्ट में और क्या पढ़ते हैं? नेगेटिव साइड ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कि इसके एडवांटेजेस ही नहीं बल्कि डिसएडवांटेज भी है। क्या क्या है भाई कलेक्टिव बार्गेनिंग के? क्या होंगे? तो पॉजिटिव चीज़ है। एक तो ये है कि कॉन्फ्लिक्ट ओरिएंटेड है, इसका जो ओरिजिन है वो कॉन्फ्लिक्टेड से ही बना हुआ है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कलेक्टिव बार्गेनिंग आएगी। दूसरा, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हमें पता है कि कितना माथापच्ची लगती है, प्लस रफ एंड टफ एक्सरसाइज है, एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज है। अगर ये फेल हो गई तो पक्का स्ट्राइक होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता चल गया भाई ये सुन ही नहीं रहे हमारी बात, ये अग्री ही नहीं कर रहे, तब तो स्ट्राइक होगी ही होगी। और बहुत गंदी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग फेल हो जाती है तो। फिर कैन डिस्टर्ब इंडस्ट्रियल हार्मनी, मे रिजल्ट इन अनरीजनेबल डिमांड। होता है ना कि अरे अब दोनों डिमांड कर ही रहे हैं तो कुछ भी डिमांड कर लेते हैं। ऑफन बेनिफिट अ वेरी स्मॉल ग्रुप। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था ट्रेड यूनियन के पास कितने मेंबरशिप है, 20% एम्प्लॉयज़ ही ट्रेड यूनियन से एसोसिएटेड है, 80% का क्या, वो तो एसोसिएटेड ही नहीं है। अगर अग्रीमेंट होता भी है तो वो तो उससे बाहर ही रहेंगे ना, यानी कि नॉन यूनियन वर्कर्स में फील मार्जिनलाइज्ड। प्लस आप ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज भी नहीं करते, उसको वीक बना के रखा है। विद चेंजिंग फैक्टर्स जैसे प्राइवेटाइजेशन हो गया, टेक्नोलॉजी की वजह से हो गया, ट्रेड यूनियन और वीक होती जा रही है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग भी क्या होती जा रही है? वीक होती जाती है। फिर प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एक लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है ट्रेड यूनियन का, वो बार्गेन कर रहा है, तो मैनेजमेंट क्या करती है, उसको बोलती है यार तू ना ज़्यादा फोर्स मत करे या फिर ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट मत कर, हम तेरे को प्रमोशन दे देंगे, तेरे को CFO बना देंगे या फिर BODs में बिठा देंगे, लेकिन इसलिए तो है ना मामले को थोड़ा धीरे रख ले। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स होती है जो यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग मैनेजमेंट के हक में चल जाए। बायस्ड है,
पावर इम्बैलेंस की वजह से. इट इज़ लिमिटेड टू फॉर्मल और अनऑर्गेनाइज्ड, सॉरी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर. इट इज़ लिमिटेड टू फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो कितना हमारा 10% ही है. 90% हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. इट इज़ जस्ट अ मीन ऑफ नेगोशिएशन और नॉट दी पेनेसिया टू लेबर प्रॉब्लम्स. ये कोई सल्यूशन नहीं है, ये बस मीन्स टू अचीव दी सल्यूशन है. कंक्लूडेड अग्रीमेंट मे नॉट सेटिस्फाई ऑल स्टेक होल्डर्स. ये तो सिंपल है. अब हमने पढ़ा था कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के क्या नेगेटिव है. अब हम पढ़ेंगे क्यों कलेक्टिव बार्गेनिंग सक्सेसफुल नहीं हो पा रही. क्या रीज़न है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इंडिया में इतनी पुअर है. क्यों है? क्योंकि सबसे अभी हमने पढ़ा था ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते. बहुत कम लोग इससे एसोसिएटेड है. ये वीक होती जा रही है क्योंकि HRM या फिर इंडिविजुअल वर्कर पे फोकस बहुत ज़्यादा जा रहा है, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा फोकस जा रहा है. तो इसकी वजह से ट्रेड यूनियन अपने आप ही वीक होती जा रही है. फिर लैक ऑफ ट्रस्ट अमंग एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स. ट्रस्ट ही नहीं है, कम्युनिकेशन चैनल इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है. प्लस एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर दोनों के पास ट्रेनिंग ही नहीं है कि कैसे नेगोशिएट करना है, और कि एम्प्लॉयर्स का एटीट्यूड पॉजिटिव ही नहीं है. एम्प्लॉयर्स मानते कि एम्प्लॉयज़ हमारे इक्वल ही नहीं है, ये कैसे डिसीजन, ये कैसे इक्वल पार्टनर पे बार्गेन कर सकते हैं हमारे साथ. तो इनकी वजह से क्या होती है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाती. गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रहता है. लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, मल्टीपल यूनियन इज़ अ प्रॉब्लम. इनफ्लेक्सिबल एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ, कि नहीं हम तो भाई 100 रुपये से नीचे आएंगे ही नहीं, देख लो तुमको जो करना है. फिर एब्सेंस ऑफ स्किल्ड नेगोशिएटर्स. ईजी एक्सेस टू एडजुडिकेशन. एडजुडिकेशन से बहुत ईजी एक्सेस है. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास ना फटाफट कोर्ट पहुंच जाते हैं. कोई भी एक जना कोर्ट में अर्जी डालेगा, दूसरे को आना पड़ेगा. बहुत ईजीली हमको बहुत ज़्यादा ईजीली एडजुडिकेशन क्या होता है, एक्सेसिबल हो रही है, फटाफट मिल जाती है. तो इसकी वजह से कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, कम प्रेफरेबल होती है. जबकि हमें पता है कलेक्टिव बार्गेनिंग के जो एडवांटेजेस होते हैं वो ज़्यादा वेटेज होते हैं किससे, एडजुडिकेशन से. क्योंकि इसमें जो अग्रीमेंट होता है वो दोनों की सहमति से बनता है. जबकि एडजुडिकेशन में जो भी अग्रीमेंट बनता है वो फोर्सफुली एक जज के थ्रू इम्प्लीमेंट किया जाता है. तो इम्प्लीमेंटेशन के जो चांसेस हैं वो कलेक्टिव बार्गेनिंग के ज़्यादा हैं जब एज़ कम्पेयर टू एडजुडिकेशन. लैक ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर और पुअर इम्प्लीमेंटेशन तो इंडिया की खासियत ही है. फिर प्री रिक्विजिट फॉर सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग. हमने नेगेटिव्स पढ़ लिया. अब बताओ करना क्या है, कैसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग को अच्छा बना सकते हैं या फिर कैसे इसकी नेगेटिव इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं. तो सबसे पहला तो मुंह उठा के करो कि कलेक्टिव बार्गेनिंग को क्या कर दो, रिकॉग्नाइज करना चालू करो, उसको स्ट्रॉन्ग करना चालू करो ताकि कलेक्टिव बार्गेनिंग भी हो पाए. फिर एम्प्लॉयर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड लेके आओ, दोनों को ट्रेनिंग दो, दोनों के बीच में ट्रस्ट इंक्रीज़ करो, और विलिंगनेस टू गिव एंड टेक, यानी एटीट्यूड ऐसा करो कि हाँ थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा और बीच का एक मिड वे निकालना पड़ेगा. ऐसे नहीं कि नहीं अग्रीमेंट होगा तो मेरे हिसाब से ही होगा. कम्युनिकेशन चैनल को ओपन रखो, सब ऑब्जेक्टिव रखो, लीगल फ्रेमवर्क इसके लिए इम्प्लीमेंट करवाओ, दोनों आपस में बात करें, स्किल्ड नेगोशिएटर्स, प्रमोट कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कल्चर, फिर इक्वल बार्गेनिंग पावर. तो ये सारे बहुत कॉमन से ही हैं मेजर्स. तो ये हमारा हो गया 3/4 ऑफ द लेक्चर. अब इसके PYQs देख लेते हैं. Collective bargaining in India has not been very successful. Why it has not been very successful? What causes it to be poor? तो हमने उसके पढ़ लिए थे. क्यों? क्योंकि ट्रेड यूनियन इतनी वीक है. फिर नेगोशिएटर्स, कॉम्पिटेंट नेगोशिएटर्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, उनके पास ट्रेनिंग ही नहीं है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है. तो ये हमको लिखना है. फिर डिस्कस द सजेशंस टू बी मेड टू मेक द फंक्शनिंग ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग इफेक्टिव. ईजी डायरेक्ट क्वेश्चन है, 2022 में ही पूछा गया है. 18 में पूछा गया है कलेक्टिव बार्गेनिंग इज इम्पॉर्टेंट टू बोथ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज़ बट देयर आर सर्टेन स्नैग्स. क्या पूछ रहा है ये, नेगेटिव्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग. डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, येस एंड नो. फिर हम नो में क्या लिखेंगे, इसके एडवांटेज. सजेस्ट मेजर्स टू मेक इट मोर इफेक्टिव.
डन। 17 में है कि म्यूचुअल ट्रस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द मेन की टू कलेक्टिव बार्गेनिंग। ऑफ कोर्स हमने पढ़ा है मेजर्स में कि म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए, तब जाके कलेक्टिव बार्गेनिंग सक्सेसफुल हो पाएगी। तो सिर्फ और क्या लिखेंगे इसमें, एक लाइन में तो एंड कर नहीं सकते। इसमें हम लिखेंगे ट्रस्ट होता है, कम्युनिकेशन बढ़ती है, कम्युनिकेशन से ट्रांसपेरेंसी आती है, कंसेंसस और कोऑपरेशन होता है, तो उसकी वजह से अग्रीमेंट बन पाएगा और इम्प्लीमेंट हो पाएगा, और इससे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होता है। एंड दैट इज़ वाई वी नीड ट्रस्ट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये उसका आंसर हो गया। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, फ्लो चार्ट में लगा सकते हो। फिर है कलेक्टिव बार्गेनिंग रिक्वायर्स म्यूचुअल ट्रस्ट अमंग की स्टेक होल्डर्स विद इन एन इंडस्ट्री। सेम क्वेश्चन पूछा है, वॉट कंसिडरेशन आर टू बी टेकन इन टू अकाउंट इन मैनेजिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग अरेंजमेंट। ठीक है, फिर डू यू अग्री दैट कलेक्टिव बार्गेनिंग इज बेस्ड ऑन मिसट्रस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट। हमने इसके नेगेटिव में पहला पॉइंट ही क्या पढ़ा था कि इट इज़ कॉन्फ्लिक्ट ओरिजिनेटेड। तो हाँ भी अग्री करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कॉन्फ्लिक्ट या मिसट्रस्ट के बेसिस पे ही है। अगर ट्रस्ट है तो ही कोई एम्प्लॉयर के पास जाएगा, वरना वो सीधा स्ट्राइक पे चला जाता। तो अपने को इसके एडवांटेजेस भी लिखने हैं। तो आंसर बाय ब्रॉडली आउटलाइनिंग द बार्गेनिंग फ्रेमवर्क एंड द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। प्रोसेस तो हम लिख देंगे, तो फ्रेमवर्क कैसे लिखना है। फ्रेमवर्क जब भी आए ना तो ये क्या पूछता है, ये बहुत ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, उसके स्कोप लिखेंगे। ठीक है, स्कोप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, जिसमें हम लिख देंगे कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉय होती है, एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, उनकी डिमांड्स लिख देंगे, नेगोशिएशन प्रोसेस लिख देंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे आंसर करेंगे। फिर 4 में है कि व्हाट इज़ मेंट बाय कलेक्टिव बार्गेनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ एंड एट व्हाट लेवल इट कैन अराइज। एट व्हाट लेवल, एट एंटरप्राइज लेवल इट कैन अराइज, एट इंडस्ट्री लेवल इट कैन अराइज, एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इट कैन अराइज। ठीक है, फिर डिस्कस मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग वर्सेस गवर्नमेंटल इंटरवेंशन एज एन अप्रोच टू इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या पूछा, हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं, और हमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन यानी कि एडजुडिकेशन के क्या लिखने हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं। फिर उसके बाद हमें कंक्लूजन में क्या लिखना है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के हमें एडवांटेज से, एक सेकेंड, हमें फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग के पॉजिटिव से इसको आंसर को कंक्लूड करना है। 996 में कि मेंशन द प्रोसेस, डन, एंड द कंडीशन असेंशियल फॉर कलेक्टिव बार्गेनिंग, डन। हम इसमें कंडीशन असेंशियल में क्या लिखेंगे, प्री रिक्विजिट्स। व्हाट आर इट्स लिमिटेशन, नेगेटिव्स लिखने हैं। विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल हाउ वी कैन ओवरकम दीज इन प्रेजेंट डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट। हमें मेजर्स लिखना है। कुछ जो पॉइंट्स है वो आप इधर लिख देना, आधे पॉइंट्स इधर लिख देना, क्योंकि हमने पीपीटी में अभी इसमें क्या है, कंबाइन कर दिए। 1992 में डायरेक्टली पूछ लिया कि प्री रिक्विजिट्स फॉर सक्सेसफुल कलेक्टिव बार्गेनिंग। फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ द बेस्ट अप्रोच फॉर बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंडस्ट्रियल हार्मनी। कि ये बेस्ट है क्या, हाँ पॉजिटिव लिख देंगे, पर क्या ये एक्चुअल में बेस्ट है, नहीं, तो हम नेगेटिव भी लिखेंगे। क्रिटिकली पूछ ही लिया, क्रिटिकली इवैल्यूएट, मतलब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आने चाहिए। 1 में पूछ लिया कलेक्टिव बार्गेनिंग सिंपल, तो हम इसमें उसका पूरा कंसेप्ट लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कलेक्टिव बार्गेनिंग का 3/4 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिहेवियरल थ्योरीज पढ़ेंगे, जिसपे यूपीएससी ने 2006 IAS में क्वेश्चन पूछा था, तो उसको हमको कवर करना इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट में ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके साथ हम 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे। तो IR कंप्लीट होने वाली है, फटाफट इसको याद कर लेना, PYQ सॉल्व कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और एग्ज़ाम में इजी क्वेश्चंस आते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। तो आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच।